everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So again, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था डिफाइनिंग राइट्स. सो थर्ड टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक था उसको ऑलरेडी हम लोगों ने अपने प्रीवियस पार्ट में ही डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसके बारे में डिस्कस किया था. सो नाउ टॉपिक नंबर 3.2 का नाम है वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन. सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ट्राइबल पीपल एंड माइनॉरिटीज़ पीपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो माइनॉरिटीज़ पीपल के लीडर के द्वारा एंड ट्राइबल पीपल के लीडर के द्वारा ये कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया है, प्रपोज किया गया है, एंड उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिया के सिटीजन्स के लिए जो भी राइट्स वगैरह है, सो हमें उन सारे राइट्स से भी कुछ ज़्यादा राइट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा राइट चाहिए. सो इन सारे लीडर्स के द्वारा ये कहा गया कि जो ट्राइबल पीपल है, जो माइनॉरिटीज़ पीपल है, वो सालों से सफ़र करते हुए आ रहे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था. सो उस चीज़ से उभरने के लिए हमें उन सारे लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा राइट देना चाहिए. सो हम लोग इस टॉपिक में माइनॉरिटीज़ पीपल एंड ट्राइबल पीपल के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 3.2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग माइनॉरिटीज़ पीपल के इशू के बारे में डिस्कस करते हैं. सो जब हम लोग माइनॉरिटीज़ पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं, सो यहाँ पे एक लीडर का नाम आता है दैट इज़ एन.जी. रंगा. सो एन.जी. रंगा एक सोशलिस्ट थे एंड पीजेंट मूवमेंट के एक लीडर भी रह चुके थे. सो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इस रिजोल्यूशन में जो भी राइट्स वगैरह दिए गए थे, सो इन सारी चीज़ों को वो वेलकम करते हैं, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं. बट साथ ही साथ उनके द्वारा ये अर्ज किया जाता है कि ये जो टर्म है माइनॉरिटी, सो इसको हमें इकोनॉमिक टर्म में लेना चाहिए. दैट मीन्स कि उनके लिए वे सारे लोग माइनॉरिटी पीपल नहीं है जो कि मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट हिंदू, बल्कि उनके लिए रियल माइनॉरिटीज़ है पुअर पीपल एंड डाउन ट्रोडन पीपल, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति है, जो अप्रेस पीपल है, सो वे सारे लोग उनके लिए रियल माइनॉरिटी पीपल है और हमें इन सारे लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए. सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे ही सिटीजन्स को, सारे ही इंडिविजुअल को जितने भी लीगल राइट्स को प्रोवाइड किए थे, सो उन सारे लीगल राइट्स को वो वेलकम करते हैं. बट साथ ही साथ वो कुछ लिमिट्स को भी पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें कुछ कमी है, ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है. एंड वो कमी ये है कि जो भी पोर पीपल है, हमें उनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देना चाहिए. सो उनके ओपिनियन में विलेज में रहने वाले जो पुअर पीपल है, जो गरीब व्यक्ति है, सो उनके लिए ये सारे जो राइट्स है जो कि हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, सो वो सारी राइट्स उनके लिए मीनिंगलेस है. उनसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब उनके पास फंडामेंटल राइट है रहने के लिए, उनके पास ये राइट है कि वो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट कर सके, वो लोग अपने मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड कर सकते हैं, अपना खुद का एसोसिएशन बना सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें और भी कई सारे सिविल लिबर्टीज़ को प्रोवाइड किया गया है. सो विलेज में रहने वाला एक जो गरीब व्यक्ति है, सो उस व्यक्ति के लिए ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो मीनिंगलेस है. सो एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को 2 टाइम का खाना अच्छे से नहीं मिलता है, सो एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है, सो इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है. सो एन.जी. रंगा जी के द्वारा ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक किताब में लिख देने से किसी भी व्यक्ति को ये सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल जाते हैं, बल्कि हमें ऐसे एसेंशियल कंडीशन को भी क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया जो राइट्स है, सो उन सारी राइट्स को सारे ही लोग अच्छी तरीके से इंजॉय करें. सो इसके लिए हमें इन सारी राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, हमें ऐसे कंडीशन को क्रिएट करना चाहिए ताकि जो भी पीपल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो माइनॉरिटी पीपल है, मेजोरिटी पीपल है, रिच पीपल है, पुअर पीपल है, सो सारे ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं, सो उन सारे राइट्स को इंजॉय कर सके और उनका जो राइट है वो उनसे छीना ना जाए. सो राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एक सुइटेबल कंडीशन को क्रिएट करना, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट एन.जी. रंगा ये भी बताते हैं कि हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी मासेस है, यानी कि जितने भी कॉमन पीपल है, एंड सारे ही कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो मेंबर्स है, सो उनके बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, एक ह्यूज गैप देखने को मिलता है.
सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं सो वो मासेस से बिलोंग नहीं करते, यानी कि वो कॉमन लोगों से बिलोंग नहीं करते हैं। बट फिर भी वो लोग आज इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं, वो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्रस्टी के रूप में, एक कंपेनियन के रूप में, और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, कॉमन पीपल के लिए काम कर रहे हैं। सो ये हमें एनजी रंगा का ओपिनियन देखने को मिलता है। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म में डिफाइन किया है कि कंट्री में जो मुस्लिम पीपल या फिर हिंदू रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, सो वो लोग रियल माइनॉरिटीज़ नहीं है, बल्कि कंट्री में जो पुअर पीपल है, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, सो वो रियल माइनॉरिटीज़ है। नेक्स्ट हम लोग ट्राइबल पीपल के इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जब हम लोग ट्राइबल पीपल की बात करते हैं सो उसमें भी एक लीडर का नाम आता है, दैट इज जयपाल सिंह। सो जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर भी थे, एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और साथ ही साथ वो खुद भी एक ट्राइबल पीपल थे। सो जयपाल सिंह के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे कंट्री में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है, अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे, अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, खासकर ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान, सो ट्राइबल पीपल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ट्राइबल पीपल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। सो इस वजह से जयपाल सिंह के द्वारा बहुत ही इफेक्टिवली ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो हमें ट्राइबल पीपल को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू जो ट्राइबल पीपल है वो जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जो कॉमन पीपल है, जो थोड़े से रिच पीपल है, जिनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है, सो ये जो ट्राइबल पीपल है सो वो इन सारे कॉमन पीपल की बराबरी कर सके, उनके लेबल में आ सके। सो ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ट्राइबल पीपल, ट्राइब्स में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल होते हैं सो वो लोग न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, यानी कि अगर आप नंबर्स के टर्म में उनको देखेंगे सो कंट्री में काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल है, हर एक स्टेट में आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे। सो ट्राइबल पीपल न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, बट फिर भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। उनको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि अगेन अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड के दौरान, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान हमेशा ट्राइबल पीपल जिन सारे लैंड में सेटल थे सो उन सारे लैंड से उनको डिस्पोज किया गया है, उनको बेदखल किया गया है। जिन सारे फॉरेस्ट के ऊपर वो डिपेंड होते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, जिन सारे पैस्चर लैंड में वो अपने एनिमल्स को चराते थे, सो उन सारी फॉरेस्ट लैंड एंड पैस्चर लैंड से उनको डिप्राइव किया गया है, उनको उन सारी जगहों में जाने से वंचित किया गया है, एंड उनको हमेशा फोर्स किया गया है टू मूव इन सर्च ऑफ न्यू होम्स। न्यू जगहों पे जाओ, न्यू घर बना, मतलब जिस घर में वो लोग सेटल रहते थे, जिस न्यू लैंड में वो लोग सेटल होते थे, वहाँ से उनको डिस्प्लेस कर देते थे एंड उनको फोर्स करते थे कि आप लोग दूसरे कहीं जगह पे चले जाओ रहने के लिए। सो अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे देन उनको भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। हमेशा से ही उनको प्रिमेटिव कंसिडर किया जाता है, उनको प्रिमेटिव समझा जाता है और बैकवर्ड कैटेगरी का समझा जाता है। एंड सोसाइटी में रहने वाले जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो हमेशा ट्राइबल पीपल से दूर ही रहते थे, उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, एंड वो हमेशा उनको रिजेक्ट करते हुए आ रहे। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ट्राइबल पीपल को भी प्रोटेक्शन चाहिए। सो इस वजह से जयपाल सिंह के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया जाता है, एक अपील किया जाता है कि ये जो इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस है जिसकी वजह से ट्राइबल पीपल को रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से सेपरेट किया जाता है, सो इस डिस्टेंस को हमें ब्रेक करना चाहिए। एंड अगर हमें ये डिस्टेंस को ब्रेक करना है देन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्राइबल पीपल को कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न प्रोवाइड करे, कुछ एक्स्ट्रा राइट प्रोवाइड करे। सो नेक्स्ट हम इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्राइबल पीपल का जो इशू था उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। सो जयपाल सिंह सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि ट्राइबल पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, नहीं, बल्कि वो ये डिमांड कर रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट लेजिस्लेचर में ट्राइबल पीपल के लिए सीट्स को रिजर्व करके रखा जाए जिसके थ्रू ट्राइबल पीपल भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। सो इस तरीके से यानी कि रिजर्वेशन के द्वारा दूसरे लोग ट्राइबल पीपल के वॉइस को सुनेंगे, यानी कि उनकी डिमांड को सुनेंगे और ट्राइबल पीपल को सोसाइटी में ही इंक्लूड करेंगे, सोसाइटी से बाहर कैटेगराइज नहीं करेंगे। सो ये सोल्यूशन निकाला गया जयपाल सिंह के द्वारा। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.2 कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3.3, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो इस टॉपिक में हम लोग डिप्रेस क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके राइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जब भी हम लोग डिप्रेस क्लास की बात करते हैं सो बी आर अम्बेडकर का नाम ज़रूर आता है।
सो नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड के दौरान अंबेडकर जी के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि जितने भी डिप्रेस क्लास के या फिर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि जितने भी SC एंड STs पीपल हैं, सो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। सो अंबेडकर जी हमेशा से ही ये डिमांड कर रहे थे, खासकर नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड के दौरान। बट उस दौरान महात्मा गांधी जी ने हमेशा इस डिमांड को अपोज किया है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता था कि अगर हम लोग डिप्रेस कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दे, देन इसके थ्रू डिप्रेस कास्ट परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से सेग्रीगेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। सो इसीलिए ना ही हम लोग मुस्लिम रिलीजन के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे और ना ही हम लोग डिप्रेस कास्ट के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे। ना नेक्स्ट हमें अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम के बारे में बता रखा है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि डिप्रेस कास्ट से बिलोंग करते थे। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये जो अनटचेबल्स का प्रॉब्लम है, सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबल्स पीपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, सेफगार्ड प्रोवाइड कर देता है, सो इसके थ्रू भी अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी से खत्म नहीं होगा। ये जो डिसएबिलिटी है, ये जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है जो कि हमारी सोसाइटी में है, सो ये बेसिकली सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज के वजह से है ऑफ कास्ट सोसाइटी। यानी कि हमारी सोसाइटी में लोगों का ऐसा मेंटेलिटी हो गया है, ये एक सोशल नॉर्म बन गया है, ये एक प्रथा बन गया है कि जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं, सो उनको हमें टच नहीं करना है, दे आर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। सो बहुत पहले से ही ये एक प्रथा बन गया है। सो ये लोगों की मेंटेलिटी में है कि इस कैटेगरी या फिर इस कास्ट के लोगों को हमें टच नहीं करना है। सो अगर हमें अनटचेबिलिटी को हटाना है, देन हमें लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया भी जाता है, देन फिर भी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं होगा। सो सोसाइटी ने हमेशा से जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं उनके सर्विस को यूज़ किया है, उनके लेबर वर्क को यूज़ किया है, बट उनसे हमेशा बाकी के सोसाइटी के लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। वो लोग रिफ्यूज़ करते थे टू मिक्स विद देम, यानी कि जो कोई भी नॉर्मल पीपल है वो अनटचेबल्स के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, एंड इवन उनको टेम्पल्स में एंटर करने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे। सो सोसाइटी में रहने वाले हायर कास्ट के लोगों ने हमेशा डिप्रेस कास्ट के लोगों के सर्विस का इस्तेमाल किया है, लेबर वर्क का इस्तेमाल किया है, बट वो उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके साथ मिलते जुलते नहीं थे। सो अनटचेबल्स का जो ये प्रथा है ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, एंड इसको अगर हमें टोटली खत्म करना है, देन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग के मेंटेलिटी में ये जो सोच है, सो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट जे नगप्पा फ्रॉम मद्रास। सो इनके द्वारा भी डिप्रेस कास्ट के लोगों के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। सो सबसे पहले नगप्पा ने ये पॉइंट आउट किया कि डिप्रेस कास्ट के जो लोग हैं वो लोग भी न्यूमेरिकली माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि इनके भी अगर आप नंबर को देखेंगे देन ये बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन था, सो टोटल पॉपुलेशन का 20 to 25% जो पॉपुलेशन था, सो वो डिप्रेस कास्ट से ही बिलोंग करते थे। सो न्यूमेरिकली डिप्रेस कास्ट भी माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो डिप्रेस कास्ट के लोग जो भी सफरिंग्स को कर रहे हैं, उनके साथ जो भी गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके साथ जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो वो हो रहा है ड्यू टू देयर सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन, यानी कि उनको हमेशा से सोसाइटी से आइसोलेट करके रखा गया है, उनको सोसाइटी से अलग करके रखा गया है। सो इस वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ना कि इस वजह से कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है। सो हमेशा से ही डिप्रेस कास्ट के लोगों को एजुकेशन का राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है, उनको कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी शेयर प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो अगर आप डिप्रेस्ड कास्ट के भी हिस्ट्री को देखेंगे, उनके इतिहास को देखेंगे, सो शुरुआत से ही उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट किया जाता था। सो उनको कभी भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कभी भी हिस्सा प्रोवाइड नहीं किया जाता था। सो इस वजह से डिप्रेस्ड कास्ट के लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा राइट चाहिए, जिसके थ्रू वो लोग अपना जो लेवल है उसको अप कर सके एंड कॉमन पीपल की बराबरी कर सके। सो नाउ इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, डिप्रेस्ड कास्ट को कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए। सो पार्टीशन के वॉयलेंस के बाद, यानी कि जब इंडिया का डिवीजन हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड पार्टीशन के दौरान जो भी वॉयलेंस हुआ, जो भी दंगा फसाद हुआ, सो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद BR अम्बेडकर का जो डिमांड था फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सो इस डिमांड को वो खत्म कर देते हैं। BR अम्बेडकर पार्टीशन होने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फाइनली कुछ रिकमेंडेशन दिया जाता है डिप्रेस्ड कास्ट के लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है इसको हटाया गया, इसको एबॉलिश किया गया। उसके बाद चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, सो हर एक व्यक्ति को हिंदू टेम्पल में जाने के लिए अलाउ किया गया। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति लोएस्ट कास्ट से बिलोंग करते हैं,
सो उनके लिए लेजिस्लेचर में सीट्स को रिजर्व करके रखा जाएगा और गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जॉब्स को रिजर्व करके रखा जाएगा। बट इतना सब करने के बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, डिप्रेस कास्ट के लोगों के साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सो ये टोटली तभी सॉल्व हो पाएगा जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जो एटीट्यूड है, जो मेंटेलिटी है, वो चेंज होगा। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत फिर भी डिप्रेस कास्ट का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4, द पावर ऑफ द स्टेट। सो इस टॉपिक में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो टॉपिक था, ये जो इशू था अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर एंड रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो इस इशू को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही ज़्यादा डिबेट किया गया। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड किया जाएगा, कितना ज़्यादा राइट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है सो उसका कितना पावर होगा, उसको कितना ज़्यादा राइट प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस इशू को लेकर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होता है। सो हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। सो पहला है यूनियन लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो भी मैटर्स थे, सो उन सारे मैटर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सारे ही मैटर्स से रिलेटेड, उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बना सकता है। दूसरा जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। सो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी मैटर्स है, सो उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। एंड जो तीसरा लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। सो इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है, सो उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे देन वो भी लॉज बना सकता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट चाहे देन वो भी लॉज बना सकता है। सो इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर उनके जो ड्यूटी है उसको डिवाइड किया गया। अलग अलग लिस्ट में उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट ऑफ मैटर्स को कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट हमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है। सो अगर हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें, सो यूनियन लिस्ट में हमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। सो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनता है, देन वो किस तरीके से पीस को इंश्योर करेगा पूरे ही कंट्री में। सो हमारी कंट्री में पीस को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। साथ ही साथ एक जो पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से सारे ही मैटर्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो अच्छी तरीके से हमारी पूरी कंट्री को इंटरनेशनल स्पेयर में रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारी कंट्री के लिए आवाज़ उठा सकता है। सो इस वजह से एक पावरफुल या फिर स्ट्रांग यूनियन गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया में हमें एक स्ट्रांग यूनियन गवर्नमेंट ही देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो हमारी कंट्री का जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सो वो कंट्री के मिनरल्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 356 है, जो कि इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, सो ये आर्टिकल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर के रिकमेंडेशन से उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। सो हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमें फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में बता रखा है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को तो डिवाइड कर दिया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिस्कल फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म का मतलब तो हमें पता है, इट इज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फिस्कल से यहाँ पे मतलब है फाइनेंस यानी कि मनी। सो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मनी का जो डिवीजन होता है, सो उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रोवाइड किया है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऑथराइज किया है। सो जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादातर रेवेन्यू टैक्स से ही मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जिन सारे टैक्स को सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही ले सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटीज, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है, एंड दूसरा है कंपनी टैक्स। सो इन सारे टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सो उस रेवेन्यू के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। कुछ और तरीके के टैक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटीज कहा जाता है।
सो इस टैक्स से जो भी रेवेन्यू ऑब्टेन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, बट उस रेवेन्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करता है। एंड तीसरे तरीके का जो टैक्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट ड्यूटीज, यानी कि लैंड के ऊपर जो टैक्स लगता है, सो ये जो टैक्स है ये टैक्स भी यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बट इस पूरे टैक्स को यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो कुछ इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल फेडरलिज्म का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सो स्टेट गवर्नमेंट भी खुद से कुछ टैक्सेस को लगा सकता है, कुछ टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, एंड एक बहुत ही प्रॉफिटेबल टैक्स है वो है बॉटल लिकर, यानी कि बॉटल में जो शराब बिकता है ऑफिशियली, सो उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टैक्स को इम्पोज किया जाता है। सो स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी इन सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा सकता है। सो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.1, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। सो इस टॉपिक में हमें डिबेट देखने को मिलता है बिटवीन द पावर ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पावर प्रोवाइड किया है एंड स्टेट गवर्नमेंट को जितना पावर प्रोवाइड किया है, सो इससे रिलेटेड हमें डिबेट देखने को मिलता है बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिटवीन डिफरेंट लीडर्स। सो कुछ लीडर्स का ये मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। वेरेस कुछ और लीडर्स का ये मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट को हमें उतना ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक नंबर 4.1 एंड 4.2 में इसी डिबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग के संथानम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो के संथानम मद्रास से बिलोंग करते थे एंड वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि पावर का रीएलोकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके द्वारा ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग बनेगा, बल्कि साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्ट्रांग बनेगा। सो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि लोगों का ये जो सोच है कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देंगे देन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। सो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये लोगों का एक बहुत ही गलत थिंकिंग है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे देन इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरबर्डन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगा एंड वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति को पावर प्रोवाइड करते हैं, सो पावर के साथ साथ उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाता है एंड अगर उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है देन वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं, सो पावर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएगा एंड इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते संभालते सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो फंक्शन है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है, जो पावर है, उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टू द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर नहीं बल्कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। सो संथानम के द्वारा ये कहा जाता है कि जो फिजिकल प्रोविज़न बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंस का जो प्रोविज़न बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा रेवेन्यू रखना है, किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना है, सो ये जो सिस्टम है, सो ये प्रोविंसेस को यानी कि स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा वीक बना रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स है सिर्फ और सिर्फ लैंड टैक्स को छोड़ के, सो सारे टैक्स कलेक्शन का जो राइट है वो तो सेंटर के पास है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो इसके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक बन रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर आपको पावर दिया गया है, सो अगर आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है देन उसके लिए आपको रेवेन्यू चाहिए एंड जब आपके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना हो देन आप किस तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगे। सो इसी वजह से संथानम के द्वारा ये कहा जाता है कि स्टेट्स को एप्रोप्रिएट फिजिकल प्रोविजन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपने नॉमिनल एक्सपेंडिचर के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपने स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करना है, सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करना है, या फिर अपने स्टेट में रोड्स को बनाना है, इंडस्ट्रीज को बनाना है, सो इन सारे नॉमिनल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे झुकना ना पड़े, उनसे मांगना ना पड़े। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत फिजिकल पावर होना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने काम को परफॉर्म कर सके। आगे उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पावरफुल नहीं बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फिजिकल प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करते हैं,
देन कुछ ही सालों में जितने भी प्रोविंसेस है यानी कि जितने भी स्टेट्स है सो वो सेंटर के अगेंस्ट में एक रिवॉल्व कर देंगे, एक विद्रोह कर देंगे। सो उड़ीसा के भी एक मेंबर थे, सो उनके द्वारा भी ये कहा जाता है दैट द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो एक दिन टूट जाएगा, सिंस पावर हैड बीन एक्सेसिवली सेंट्रलाइज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है कंट्री का वो सेंटर के हाथ में बहुत ज़्यादा दे दिया है। सो इस कारण हो सकता है कि फ्यूचर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्रेक कर जाए, वो टूट जाए। सो ये सारे जो मेंबर थे वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए इसके फेवर में बोल रहे थे। सो टॉपिक नंबर 4.1 में हमें स्टेट गवर्नमेंट का फेवर देखने को मिलता है। बट जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 4.2, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। सो इस टॉपिक में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। सो इसके फेवर में हमें टॉपिक नंबर 4.2 में बताया गया है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि प्रोविंसेस को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को हमें ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए, सो इसके अगेंस्ट में दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सो वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं, इसके अगेंस्ट में वो लोग भी अपना आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले तो सारे ही मेंबर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि जब से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया है और जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेशन की शुरुआत हुई है सो तब से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो डिमांड था वो शुरुआत से ही था। सो कई सारे लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, बालाकृष्ण शर्मा, सो ये सारे कुछ लीडर्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में थे, स्ट्रॉन्ग सेंटर को एडवोकेट कर रहे थे। सो वन बाय वन हम लोग इन सारे लीडर्स के ओपिनियन को देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बी आर अम्बेडकर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अम्बेडकर जी के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट जितना कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में भी नहीं बनाया था। सो जब ये एक्ट आता है सो उस दौरान भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया था। सो उस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट अब हमें बनाना है। सो ये अम्बेडकर जी के द्वारा कहा जाता है। एंड बी आर अम्बेडकर के अलावा और भी कई सारे जो मेंबर्स थे उनके द्वारा भी इस बात को रिपीट किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि इसके थ्रू हमारी कंट्री में अगर कम्युनल वॉयलेंस होता है सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है वो कम्युनल वॉयलेंस को खत्म कर सके। सो कंट्री के पार्टीशन के दौरान जो वॉयलेंस हुआ था सो उस वॉयलेंस को देखकर मैक्सिमम जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, सो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ही डिमांड कर रहे थे ताकि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा सो अगर स्टेट्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है, वॉयलेंस वगैरह होता है, सो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट उन सारे वॉयलेंस को स्टॉप कर सके। नेक्स्ट अगर हम लोग गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में डिस्कस करें सो उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बालकृष्ण शर्मा की बात करें जो कि यूनाइटेड प्रोविंस से बिलोंग करते थे, सो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हमारी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा सो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री के वेलबींग्स के लिए प्लानिंग कर सकता है, हमारी कंट्री में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज कर सकता है, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, हमारी कंट्री में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज कर सकता है और हमारी कंट्री को डिफेंड कर सकता है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एग्रेशन फ्रॉम द अदर नेशन। बाहर की फॉरेन कंट्रीज के द्वारा अगर हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है सो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कुछ लीडर्स के द्वारा दिया जाता है। एंड नाउ इस टॉपिक के लास्ट लाइंस में हमें ये बता रखा है कि पार्टीशन से पहले कांग्रेस ने इस बात के ऊपर एग्री किया था कि हम लोग प्रोविंसेस को यानी कि स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, ऑटोनॉमी यानी कि कुछ ज़्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने इंटरनल डिसीजन को अच्छी तरीके से ले सके। एंड ये कांग्रेस ने इसीलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का डिमांड किया जा रहा था। सो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मेंबर्स से ये कहा था कि अगर आप लोग पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ देते हो, अगर आप लोग पार्टीशन की डिमांड को छोड़ देते हो, अगर हमारी कंट्री का पार्टीशन नहीं होता है सो वो सारी प्रोविंस, वे सारी स्टेट, जिन सारे स्टेट में मुस्लिम लीग पावर में आएगा सो उन सारे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, उन सारे स्टेट को, उन सारी प्रोविंसेस को कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया था ताकि हम लोग इंडिया को यूनाइटेड रख सके।
बट इन सब के बावजूद भी कंट्री का पार्टीशन हो ही जाता है। सो कंट्री की पार्टीशन के बाद ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। अब उनके द्वारा ये कहा गया कि पहले का जो पॉलिटिकल प्रेशर था फॉर द डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, सो वो अब नहीं है। सो अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा बायस है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ओवर दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट प्रोवाइड किया जाता है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस मामले में थोड़ा सा बायस है, इसमें हमें थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको 4 टॉपिक भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ 5th टॉपिक बचा है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।